Hello friends, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. So हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम, यानी कि हम शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे. शेप्स ऑफ ऑर्बिटल. ओके, उससे पहले इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो. ओके, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स जो हैं वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताती हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करती हैं. अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या था? एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस थे, जो प्रोबेबिलिटी थी, वो मैक्सिमम थी, है ना. यानी कि ऑर्बिटल को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस. ठीक है, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम है. अ रीजन where probability of finding electron is maximum. अब हमने यहाँ पे probability of finding electron की बात की, है ना. चांसेस देखे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के क्या चांसेस हैं. हम यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख सकते थे, है ना. हमने यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं देखी? Why? तो इसे समझने के लिए हम हेजनबर्ग के कंसेप्ट पे आते हैं. उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेसी से निकालना पॉसिबल नहीं है, उसमें हमेशा एरर्स आएंगे. हमने कुछ ऐसा लिखा था कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 4 पाई एम, ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पे, है ना. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक इतनी छोटी स्पीशीज है, इतना छोटा है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को निकालना पॉसिबल नहीं है, और हम उसके प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कहाँ हैं उस चीज को देखेंगे. और ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है ये हमें श्रोडिंगर ने दिया था. श्रोडिंगर ने क्या किया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अपनी थ्योरी में डाल दिया. अपनी थ्योरी कौन सी थी? श्रोडिंगर की अपनी थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी. क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में उन्होंने पॉस्टुलेट डाल दिया कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं. ठीक है, तो उसी ऑर्बिटल को, उसी रीजन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी रीजन्स की शेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल हमने कैसे लोकेट किया था? हमने 3 क्वांटम नंबर किए जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले थे, है ना. 3 क्वांटम नंबर थे, n, l एंड m. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये जो तीनों क्वांटम नंबर्स थे ये हमें क्या देते थे? ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन देते थे. ठीक है, यानी अगर हम n की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, तो वो हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल देगा. ठीक है, अगर हम l की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम कई बार एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, तो ये हमें देगा शेप ऑफ ऑर्बिटल. शेप ऑफ ऑर्बिटल. अगर हम m की बात करें, ml लिखते हैं इसको, और ms भी किया था हमने. अगर हम ml की बात करें या m की बात करें
तो ये हमें ओरिएंटेशन देगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, या हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी देगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन ए सबशेल। सबशेल क्या है? एल हमें बेसिकली सबशेल दे रहा था, ठीक है। अगर एल ने एक सबशेल दिया, मान लो एल ने कुछ सबशेल दे दिया एस, ठीक है। एल एस के लिए एल की वैल्यू थी 0, उसकी हमें शेप पता चल गई स्फेरिकल, ठीक है। बेसिकली जो एल है वो शेप बता रहा है, लेकिन वो शेप थ्रू सबशेल बता रहा है। एल की वैल्यू से हमें सबशेल पता चलेगा और उस सबशेल की क्या शेप है हमें पता चल जाएगी, ठीक है। और एम जो है वो हमें ओरिएंटेशन देगा और साथ के साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं उस सबशेल में ये भी बताएगा। ओके, अगर हम ये चीज को, क्वांटम नंबर को एक एग्जांपल से समझे कि कैसे ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन बताती है, क्वांटम नंबर्स कैसे बताते हैं, तो मान लो हमने 1s लिया, ठीक है। 1s हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें देखो जो n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें साइज बताएगा, यानी साइज कितना है उसका? 1 है साइज इस ऑर्बिटल का, ठीक है। जो s होगा वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा l की वैल्यू। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, ठीक है। l की वैल्यू 0 बता दी, s हमारे पास इस 0 वैल्यू में इस सबशेल का नाम हो गया, और ये s जो है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमें m बताएगा। m हम कैसे फाइंड करते थे? m होता था, ml जो होता था वो -l से लेके +l तक जाता था, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए ml की वैल्यूज लिखें तो -0 से लेके +0, देखो कितनी वैल्यूज आएंगी? कुछ -0 और +0 नहीं होता, यानी कि इसकी एक ही वैल्यू आएगी 0, यानी इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। 0 वैल्यू का एक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है m, और इसने एक वैल्यू दी, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उसका नाम हमने 1s ऑर्बिटल ही रख दिया, ठीक है। अगर हम p की बात करें, 2p की बात करें, पहले 2s की बात करते हैं। अगर हमने 2s की बात की, 2s, ठीक है, 2 हो गया साइज, है ना, साइज हो गया, और ये भी हमें पता है ये इसका साइज 1 था, यहाँ पे साइज 2 है, तो साइज 2s का 1s से बड़ा है। ये तो कॉमन सेंस है कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है, वैसे ही शेल्स में है। s के लिए अगेन l की वैल्यू 0 होती है और शेप बन गई स्फेरिकल, है ना। और ml की वैल्यू अगर हम देखें, ml की वैल्यू लाई करेगी 0 से 0 तक, 0 ही होगी दोबारा से, ठीक है। सिर्फ इसका साइज बड़ा हुआ है, शेप भी वही है, ओरिएंटेशन भी वही है, ठीक है। और नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है वो s में एक ही है, ओके। सबसे पहले हम करेंगे s ऑर्बिटल की शेप, जो कि स्फेरिकल होती है, ऐसी, ठीक है। डायरेक्शंस नहीं होती इसमें, नॉन डायरेक्शनल है, यानी सब जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम है। इस सर्कल में कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यही एक ऑर्बिटल बोलता है, ठीक है। अगर मान लो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? ऐसे, ये पूरे डॉटेड रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। ये पूरे रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पे समझो, अगर मान लो हम ये वाला एरिया चूज करते हैं, ये वाला कुछ एरिया, और एक मान लो हमने ये वाला एरिया चूज कर लिया, ठीक है, तो अगर आपको ये देखना हो कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, तो आप बोल सकते हो कि जो रीजन जो है
वो न्यूक्लियस के पास है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इस वाले रीजन का जो न्यूक्लियस से रेडियस है वो कम है, इस वाले रीजन का न्यूक्लियस से जो रेडियस है वो ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर वाले रीजन में बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ये वाले रीजन में वो कम है कंपेयर टू इस रीजन से। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, देखो हमने ये तो देख लिया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम है, यानी हमने ऑर्बिटल वाला तो देख लिया। ये 1s के लिए मैंने डायग्राम बना दी, ठीक है, 1s के लिए। अगर हम 2s की बात करें तो 2s में बच्चे एक ऐसा रीजन भी होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 होते हैं और उसे हम नॉड बोलते हैं। अब ये क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। नॉड, पहले तो देखो नॉड जो है, नॉड निकालने का क्या फॉर्मूला है, नॉड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों n -l-1। अब 2s है, 2s के लिए n कितना है 2, l कितना है, यानी कि s के लिए l की वैल्यू होती है 0, 0 -1 यानी एक नोड। तो एक हमने ऐसा रीजन बना दिया। हमने क्या किया, एक सेंटर में यहाँ पे ऐसा स्फीयर बनाया जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, फिर बीच में हमने स्पेस एक खाली छोड़ दी और फिर उसके बाद हमने एक ऐसा रीजन बना दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस थे वो मैक्सिमम थे, यानी कि ये हम 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो नॉड्स जो थी ना बच्चों, नॉड भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी थी नॉड, एक तो थी रेडियल नॉड, ठीक है, और दूसरी थी एंगुलर नॉड। देखो रेडियल नॉड जो थी वो थी स्फेरिकल नॉड। अगर मान लो आपके पास एक बॉल है, उसके साइड वाला जो एरिया वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, वो वाला एरिया यहाँ पे स्फेरिकल नॉड यानी रेडियल नॉड है, ठीक है। अगर हम एंगुलर नॉड की बात करें, वो स्फेरिकल एरिया नहीं होता, वो 3D एरिया नहीं होता, वो 2D एरिया होता है, 2D प्लेन में मिलता है आपको, वो p ऑर्बिटल में होता है, वो हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने स्फेरिकल नॉड या रेडियल नॉड देख लिया और 2s की अगर हम बात करें तो उसमें एक नॉड होती है। ओके, यहाँ पे देखो हमने शेप्स को समझना है। s ऑर्बिटल की क्या शेप है, s ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। s ऑर्बिटल हर तरह से सिमेट्रिकल है, हर तरह हर साइड पे हर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक चीज का बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस हैं वो कम है। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, डेंसिटी ऑफ चार्ज क्लाउड इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। वही चीज, जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। कहाँ पे मैक्सिमम है, एट द न्यूक्लियस। फिर लिखा है उन्होंने एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि फिर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है। वही बात हमने करी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम होगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ओके, इफेक्टिव वॉल्यूम और साइज ऑफ 2s इज लार्जर देन 1s। ठीक है, ये भी बात सही है। वो बोल रहे हैं जो 2s है वो 1s से बड़ा है। देखो दिस इज 2s, दिस इज 1s। ये जो 2 है और ये जो 1 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये हमें साइज देंगे। ये बता रहा है इस ऑर्बिटल का साइज 2 है, ये बता रहा है इस ऑर्बिटल का साइज 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। वही लिखा है। 4s सबसे बड़ा है, 4s इनमें से सबसे बड़ा है, 5s उससे बड़ा, 6s उससे बड़ा, ऐसा तो है, लेकिन इन चारों में से 4s सबसे बड़ा है, उससे छोटा 3s, उससे छोटा 2s और फिर सबसे छोटा 1s ऑर्बिटल है। ओके, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ओके, p ऑर्बिटल के लिए हम 2p देखते हैं। अच्छा 2p है, 2 यानी हमें ये 2 बता रहा है साइज।
साइज ऑफ दैट ऑर्बिटल। p हमें क्या बता रहा है? p हमें बता रहा है शेप। p की शेप होती है डम्बल शेप। p जब भी आपको नजर आए तो आपने उसकी डम्बल शेप बतानी है, ठीक है। अब देखो, अगर हम ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आना पड़ेगा, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज थी वो +L से लेके -L तक होती हैं, है ना, ml की वैल्यू। तो लिखो 2p के लिए ml की वैल्यू, अच्छा p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो यानी प्लस माइनस, अच्छा -L से प्लस L लिखो, ये आपको नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। -1 से +1 तक वैल्यूज देखो कितनी है। ओके, एक बीच में 0 ही आ रहा है, -1 0 एंड +1, यानी कि 3 ऑर्बिटल यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, 3 ओरिएंटेशंस दिख रही हैं, यानी p फर्दर 3 ओरिएंटेशंस का होता है, जिसकी एक की वैल्यू -1 है उसका नाम px है, जिसकी वैल्यू 0 है py, और जिसकी वैल्यू +1 है उसका नाम है pz। अच्छा देखो, जब हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो हमने 1s बोला, ठीक है। यहाँ पे हम जब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो हमने 1p क्यों नहीं बोला, 2p भी क्यों आए? देखो, अगर आपको थोड़ा याद हो क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स में हमने क्या देखा था? क्वांटम नंबर में हमने देखा था जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी सबशेल की। यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सबशेल 1 रहेगा, ठीक है। अगर मान लो n1 है तो lb जो है उसकी एक वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू कौन सी रहेगी? L0 1 2 से स्टार्ट होता है, जो L की वैल्यूज है वो 0 1 2 से स्टार्ट होता है। अगर n1 है तो L की भी एक ही वैल्यू रहेगी, और वो सबसे पहले वाली वैल्यू रहेगी, यानी 0, ठीक है। तो यानी अगर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L की वैल्यू 0 है और 0 वैल्यू S की होती है। आप इसे ऐसा समझ लो, मान लो एक हाउस है, एक घर है, उसका हाउस नंबर 1 है, ठीक है। हाउस नंबर 1 है और उस हाउस नंबर में 1 ही रूम है, एक ही रूम है, और उस एक रूम का नाम हमने S रख दिया, ठीक है। अब देखो 1p भी नहीं था ना हमारे पास। अब देखो, हाउस नंबर है 1, ठीक है, उसमें एक ही रूम है, उसका नाम हमने S रख दिया। अब वहां पे दूसरा रूम है ही नहीं, हम उसका नाम P कैसे रखें? अगर हम एक और हाउस लेते हैं, ये हाउस नंबर 1 हो गया, सेकेंड वाला हो गया हाउस नंबर 2। उस हाउस नंबर 2 में 2 रूम्स हैं, ठीक है। जितना नंबर उतने रूम्स, जितना शेल का नंबर उतने उसके सब शेल्स, वैसा ही है यहाँ पे। अब उस सेकेंड हाउस नंबर में 2 रूम्स हैं, एक का नाम हमने S रख दिया, एक का नाम हमने P रख दिया। अगर हम P वाले की पोजीशन लोकेट करें तो हम क्या लिखेंगे? हम पहले हाउस नंबर लिखेंगे, हाउस नंबर है 2, और फिर हम रूम का नाम लिखेंगे P, यानी कि 2P बन गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड हाउस में फर्स्ट रूम का नाम लिखें तो बन गया 2S। अगर हम फर्स्ट हाउस में सेकेंड रूम का नाम लिखें तो देखो, ये हाउस नंबर 1 था, इसमें एक ही रूम है, 1 रूम, है ना। ये हाउस नंबर 2 है, इसमें 2 रूम है, एक का नाम S है, एक का नाम P है। इस पूरे हाउस में एक ही रूम है, इसका नाम S है। तो यहाँ पे 2p की बात हो ही नहीं सकती, सॉरी, यहाँ पे 1p की बात नहीं हो सकती, 1p नहीं होता। हाउस नंबर 1 में कोई सेकेंड रूम ही नहीं है जिसका नाम हम P रखें, ठीक है, तो 1p नहीं है। 2 में 2S भी मिलेगा, 2p भी मिलेगा। अच्छा, अगर हम थर्ड हाउस कंसिडर करें, थर्ड हाउस में मान लो 3 रूम है, एक का नाम S है, एक का नाम P है और एक का नाम D है, तो यहाँ पे हमें 3S भी मिलेगा, 3P भी मिलेगा, 3D भी मिलेगा। हमें कुछ 2D नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 हाउस नंबर में तो सिर्फ 2 ही रूम्स थे, एक का नाम S है, एक का नाम P है। वैसा ही इधर है, ठीक है, हमें 2P की बात की, ठीक है।
ओके, यानी यहाँ पे हमें 3 डायग्राम्स, 3 शेप्स समझनी पड़ेंगी। अब वो शेप्स कैसे हैं? अब वो शेप्स का क्या नाम है? px, py, pz। अगर हम 2p के बिहाफ से समझें तो ठीक है, 2px की शेप x है, यानी x एक्सिस पे आपका डंबल शेप का ऑर्बिटल पड़ा होगा। और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जहाँ पे डॉट्स नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, या इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉड होगी। ओके, अगर हम 2py की बात करें, 2py में देखो ये आ गई ओरिएंटेशन उसकी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर 2pz की बात करें तो दिस इज द शेप, या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको अगर बाउंड्री डायग्राम पूछे तो आपने ये इलेक्ट्रॉन ना बनाना चाहे, आप सिर्फ एक फिगर बना देना, एक आउटलाइन बना देना। ओके, ये 2px, 2py, 2pz को ऐसे समझते हैं हम। लेट अस अज्यूम ये एक हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में होल है, हम इसे बंद कर देते हैं होल को, हमारे पास बॉल नहीं थी यहाँ पे, नहीं तो हम बॉल से देखते। ओके, ये न्यूक्लियस था। अब देखो ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये p ऑर्बिटल ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, p ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, देखो ये न्यूक्लियस हो गया और p ऑर्बिटल इधर और इधर ऐसे होता है। अगर मान लो ये p ऑर्बिटल, ये जो डंबल शेप का ऑर्बिटल है, ये ऐसे लेटा हुआ है, तो ये x एक्सिस होगी, px होगी। अगर ये ऑर्बिटल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये p ऑर्बिटल हो गया। अब देखो ऐसा वाली ओरिएंटेशन होगी, ये ओरिएंटेशन भी होगी, एक ये ओरिएंटेशन रहेगी। अगर इस ओरिएंटेशन में p ऑर्बिटल पड़ा है तो उसकी pz होगी, ठीक है, एक ये ओरिएंटेशन px, py और ये pz। ओके, तो अगर हम देखें फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल्स टू 1, हमें पता है p ऑर्बिटल के लिए l 1 होता है, शेप p ऑर्बिटल के लिए l 1, s के लिए कितना होता था 0, p के लिए 1, d के लिए होता है l इज इक्वल्स टू 2। पॉसिबल ओरिएंटेशंस होगी -1, 0 और +1, ठीक है, यानी px हो गया, py हो गया और pz हो गया। अगर मान लो ऐसे हम ऑर्बिटल बनाए, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हर बार हमने देख लिया इसकी डंबल शेप है, हमें पता है हर जगह पे जब हमें p ऑर्बिटल की मान लो नीड पड़े, आगे आपने कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमेशा आप ये बनाने नहीं बैठ जाओगे, हम ऐसे बॉक्सेस में करेंगे। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमने ये px का बॉक्स बनाया, ये py का बनाया, ये pz का बनाया, तो इसकी वैल्यू -1, इसकी 0 और इसकी +1 रहेगी। ओके, अब देखो the 3 orbitals are equal in energy but differ in orientation। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से? px, py और pz। ये 3 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इक्वल है। हाँ, एनर्जी तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन हमें सेम जगह पे मिल रहे हैं, न्यूक्लियस हमें सेम जगह पे मिला है ना, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी है। हमने क्या किया है, ऐसे ये डायरेक्शन थी एक ये ओरिएंटेशन और एक ये ओरिएंटेशन, हमने 3 ओरिएंटेशंस बदली हैं, हमने एनर्जी नहीं बदली, एनर्जी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओके, द शेप ऑफ ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इज डंबल शेप्ड, ये हमें पता है डंबल शेप के हैं, दिख रहे हैं आपको। The 2 lobes of orbital are separated by a plane having 0 electron density called node। अब वो बोल रहे हैं जो 2 लॉब्स हैं, ये 2 लॉब हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, यानी वहां पे नॉड है। ये चीज हम कैसे समझे? अच्छा देखो, ये एक लॉब मान लो p का, ठीक है, ये वाला लॉब ये मान लो, ठीक है, ये वाला लॉब ये मान लो, ऐसे मान लो, इसको उठा के हम ऐसे ले आए। ओके, ये हो गया, ठीक है, यहाँ ये p ऑर्बिटल है। अच्छा, इसमें आप
ये प्लेन देख पा रहे हो, ये वाला प्लेन, ये जो पेज से बनाया हमने, ये वाला प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम 0 है। ये प्लेन था इसलिए इस नोड को नोडल प्लेन बोल दिया हमने, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है टू लॉब्स के बीच एक जो प्लेन है वहां पे एक नोड है या नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है, ठीक है। और ये जो नोड है ना, ये वाली नोड जो मैंने अभी आपको पेपर से दिखाई, ये एंगुलर नोड है, ठीक है, एंगुलर नोड है, जिसका फॉर्मूला क्या था, L से निकालते थे। एंगुलर नोड L के इक्वल थी। जो ये देखो ये दोनों लॉब्स हैं, इसके बीच में ये जो प्लेन पड़ा है ये एंगुलर नोड है। जैसे इसके बीच में मैंने आपको एक प्लेन दिखाया, वो एंगुलर नोड है। P में रेडियल नोड भी होती है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि P में रेडियल नोड भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, probability of finding electron in a particular orbit is equal in each lob। अच्छा, ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है हर लॉब में इक्वल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इस लॉब में इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 ही मिलेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, ये केस है। ये चीज तो हमें पता ही है कि जो साइज रहेगा वो 4p का ज्यादा है 3p से, फिर 2p। ओके, अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल में अगर हम मान लो 3d लेते हैं, 3 यानी साइज बताएगा ये, है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। d क्या बताएगा कि l जो है इक्वल टू 2 है ना, और इसकी जो शेप है वो है डबल डम्बल्ड, ठीक है। और देखो अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, ml की बात करें, तो वैल्यूज -l से लेके +l तक लिख लो। ये वैल्यूज रहेंगी आपकी, 5 वैल्यूज आ गई। पहला होता है बच्चों dxy, dyz, dzx, फिर dx² - y² और फिर dz²। ओके, पहले डबल डम्बल्ड शेप देखते हैं हम। देखो कैसी होती है डबल डम्बल शेप। ये हमने p ऑर्बिटल की शेप समझी थी, ठीक है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, ये भी निकाल देते हैं, ऐसा ये बन गया डबल डम्बल। एक डम्बल थी, ठीक है, हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, एक डम्बल थी और ऐसे 2 हो गए। सेंटर में यहाँ पे जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये उसके 2 डम्बल हो गए, ठीक है। ओके, अगर हम शेप्स देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे dxy। देखो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अगर px था तो x के ऊपर हमने लाई करवा दिए थे उसकी ऑर्बिटल की शेप, है ना। अब x y है तो x और y प्लेन के बीच में ये ऑर्बिटल बनेगा, तो इस शेप में आपने ऐसे 2 डंबल लगा देने हैं, ठीक है। y z, अब देखो आपको आपकी ईज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y एज्यूम कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे एक और एक्सिस जैसे z लगाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जो हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम है उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हम इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। हमने yz बनाना है, अगेन हमने 2 लॉब्स बना दिए, ठीक है। देखो ये हमने जो लॉब्स बनाने हैं ना, ये जो लॉब्स हम बना रहे हैं, ये अपने इक्वल शेप के बनाने की ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल शेप यानी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस भी इक्वल हैं इनमें, ठीक है। ओके, अगर हम dzx की बात करें, यहाँ पे z ले लो, यहाँ पे x ले लो, ऐसे बना दो डबल डम्बल शेप। ओके, अब देखो ये जो 3 थे xy, yz और dzx, ये जो तीनों ऑर्बिटल थे ये बिटवीन द एक्सिस थे। बिटवीन द एक्सिस यानी अगर मान लो हमने dxy की बात की तो ये x और y एक्सिस के बीच में था। अगर dyz की बात की तो ये y और z के बीच में थी ऑर्बिटल, है ना, जो डंबल शेप ऑर्बिटल है, एक डंबल इधर एक डंबल इधर। zx में
डी जेड और एक्स के बीच में पड़ा था ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये जो ऑर्बिटल हमें मिलेगा ये एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है एक्सिस के ऊपर। लेकिन जब हम डी जेड एक्स की बात, वाई जेड की बात या एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बिटवीन दी एक्सिस थे, है ना। ओके, अगर हम डी जेड स्क्वायर पे आए, अब देखो एक्स और वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना ली। अब जेड स्क्वायर है तो हम एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बनाएंगे, एक ऐसे डंबल बना देंगे और एक रिंग बना देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो देखते हैं हम क्या लिखा है। फॉर डी ऑर्बिटल एल इज 2, हमें पता है 2 है डी के लिए, ठीक है। ओके, पॉसिबल ओरिएंटेशन यानी -2 से +2 लिख लो, -2 -1 0 +1 +2, यानी जो dx है उसकी वैल्यू -2, सो ऑन ऐसे जाते जाते dz स्क्वायर की वैल्यू +2 है, ये भी हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा है दी ऑर्बिटल्स dx dyz एंड dzx, यानी ये जो 3 ऑर्बिटल जो लिखे हैं वो सिमिलर हैं। हमें पता है वो सिमिलर हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस के इन बिटवीन प्रेजेंट है। 2 एक्सिस हैं, अगर ये दोनों एक्सिस हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये सेम है, वही लिखा है कि सिमिलर है और इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स वाई, अगर मान लो डी एक्स वाई बनाना है हमने तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स वाई प्लेन में है, डी वाई जेड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वाई जेड में है, वही लिखा है हमने, है ना। वो सिमिलर भी है क्योंकि बिटवीन दी एक्सिस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ओके, अगर हम डी जेड स्क्वायर की बात करें तो जो कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स, ये 2 ही लॉब है उसके जेड एक्सिस के अलोंग विद अ रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके पास एक रिंग है, ये जो ब्लैक पे बनाई है उसके पास एक रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ओके, अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं, इस वाले बाउंड्री डायग्राम की बात करते हैं तो 4 लॉब्स हैं, हाँ दिख रहे हैं 4 लॉब्स ऑफ हाई डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस पे है, इन तीनों में क्या था, एक्सिस के इन बिटवीन थी। ओके, यहाँ पे अगर नॉड की बात समझे तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगुलर नॉड जो है, अगर P में एंगुलर नॉड 1 थी तो जब हम D की बात करेंगे तो 2 एंगुलर नॉड आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और इसी तरह आपने एंगुलर नोड निकाल लेनी है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L के इक्वल है, यानी 2 एंगुलर नोड निकलेंगी। अगर आपने रेडियल नोड भी निकालनी है तो निकाल लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3D के लिए निकालनी है रेडियल नोड तो 3 माइनस n माइनस एल माइनस 1 होता है, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो एक रेडियल नोड भी निकल जाएगी, 0 रेडियल नोड है। ओके, 0 रेडियल नोड निकल जाएगी आपकी। ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।